नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए, तो हम समझ रहे थे कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है और ये हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। ठीक है, तो हमने समझा था कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक और दूसरा होता है रासायनिक। भौतिक भी दो प्रकार का होता है, एक होता है शर्करा और एक होता है अशर्करा। और रासायनिक जो होता है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। जिसमें हम लोगों ने मोनोसैकेराइड के बारे में समझ लिया था, जान लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि डाइसैकेराइड क्या होता है। ठीक है, तो डाइसैकेराइड का सूत्र है C12H22 और O11। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रासायनिक अणु है। ठीक है, इसी को मिल करके बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट। मतलब ये रासायनिक तत्व मिल करके बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, तो जो डाइसैकेराइड है उसमें क्या होता है कि जब दो रसायन, दो समान अणु या असमान अणु आपस में मिलते हैं तब जाकर के डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं। जो डाइसैकेराइड शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट है, उसका निर्माण करते हैं दो समान रसायन या फिर असमान रसायन। जैसे एक जैसे भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। जैसे एक ही घर के हो सकते हैं और भी अन्य घरों के, जैसे मान लीजिए दोस्त हो, वो लोग हो सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से जो डाइसैकेराइड है वो सबको एक्सेप्ट करता है, चाहे वो अपने हो या पराये हो, वो उनको आपस में मिला करके लेके चलने का कार्य करता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब हम समझेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है। तो ये भी मुख्य रूप से तीन प्रकार का हो रहा था। पहला है सुक्रोज। ठीक है, जो डाइसैकेराइड है ये भी मुख्य रूप से तीन प्रकार का था। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज क्या है? सुक्रोज जो गन्ने में शर्करा पाई जाती है, मिठास पाई जाती है, उसी को हम सुक्रोज के नाम से जानते हैं। इसे हम इन्वर्ट शुगर, जो कि अम्लीय क्रिया का कार्य करता है, उसके नाम से भी जाना जाता है और इसे चुकंदर की शर्करा भी कहते हैं। सुक्रोज को हम चुकंदर की शर्करा या फिर गन्ने की शर्करा कहते हैं, क्योंकि इसमें सर्वाधिक मात्रा में शर्करा पाई जाती है सुक्रोज की। ठीक है, जैसे जो सुक्रोज है गन्ने और चुकंदर में वो लगभग 10 से 12% तक पाई जाती है शर्करा के रूप में, मिठास के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार से यह इन्वर्ट शुगर के रूप में भी कहा जाता है। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं? सुक्रोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब आपस में मिलते हैं तो ये क्या करते हैं? सुक्रोज का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जब ये टूटते हैं तो हाइड्रोलाइसिस में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे जो भोजन है, ठीक है, जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं वो जब जल की उपस्थिति में क्या होता है? जल की उपस्थिति में वो विखंडित होता है, टूटता है, तब जा करके वो हमारे शरीर के अन्य अन्य हिस्सों में जा करके बट जाता है और पचता है, फिर अलग अलग एंजाइम बनाना शुरू करता है। ठीक है, तो वो जल के साथ क्रिया करके। अब ऐसा नहीं है कि खाना खाया तुरंत पानी पी लिया, नहीं, खाना खाने के आधा या 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, या फिर खाना खाने से 10 या 15 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। तब जाकर के वो शरीर में जाकर के अच्छे से क्रिया करता है और एक वो सभी चीज़ों को अच्छे से क्या करता है? बांट करके कार्य करता है और शरीर को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जब ये जो सुक्रोज है वो टूटते हैं तो वो हाइड्रोलाइसिस में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि जल अपघटन की क्रिया करके भोजन को वो तोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, इतना बात समझ आया सुक्रोज महाराज का। देखेंगे कि माल्टोज किस में प्राप्त होता है। तो माल्टोज जो है वो जई की शर्करा, जिसे हम जौ कहते हैं,
ये समय जो है वो नवरात्रि का चल रहा है, ठीक है। तो नवरात्रि के लास्ट टाइम में या फिर जो 14 जनवरी को बहुत सारे लोग सतुआन मनाते हैं, ठीक है। तो उस दिन जो जई होती है उसी के आटे को भून करके पीस करके उसका सेवन किया जाता है। उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं जई। जई की शर्करा, माल्ट, अंकुरित अनाज की शर्करा कहते हैं। जो माल्टोज है उसको जई की शर्करा, माल्ट और अंकुरित अनाज की शर्करा भी कहते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आया। यह जो है वो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। जो माल्टोज है वो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, इसीलिए वो अंकुरित अनाजों में मिलता है। जब आप अनाज को अंकुरित करेंगे तो वो माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसमें ग्लूकोज के 2 अणु मिलकर के माल्टोज का निर्माण करते हैं। इसमें जो 2 भैया ग्लूकोज के होते हैं वो लोग मिल जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, माल्टोज का निर्माण करते हैं। जैसे किसी सफल व्यक्ति, किसी को सफल बनाना है तो उसमें 2 लोग जब मिल करके कार्य करेंगे तो वो निश्चित रूप से सफल होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसमें ग्लूकोज के 2 अणु मिल करके, यानी कि ग्लूकोज के 2 भाई मिल करके कार्य करते हैं तो माल्टोज का निर्माण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज दूध की शर्करा यानी कि दूध की मिठास को ही हम लैक्टोज कहते हैं, जिसे हम मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यह जो होता है वो मानव माता में सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। अब बात आती है कि मानव माता, क्योंकि गाय को भी हम माता कहते हैं, इसीलिए यहाँ बात आ गई है कि मानव माता में लैक्टोज सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। हमारे धर्म में गाय को सम्मान पूर्वक माता का दर्जा दिया जाता है, इसीलिए ये कहता है कि मानव माता में लैक्टोज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 6 से 7% मानव माता में लैक्टोज पाया जाता है और जो गाय माता है उसमें 4 से 5% लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ग्लूकोज और गलैक्टोज मिल करके लैक्टोज की शर्करा को बनाते हैं और इसका निर्माण करते हैं। ग्लूकोज और गलैक्टोज क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं और लैक्टोज का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने देखा लैक्टोज दूध की शर्करा में पाई जाती है, माल्टोज जई की शर्करा में और अंकुरित अनाजों की शर्करा में पाई जाती है। नेक्स्ट है पॉलीसेकेराइड, जिसका रासायनिक सूत्र है C6H10O5, यानी कि कार्बन की 6 अणु हाइड्रोजन के 10 और ऑक्सीजन के 5 अणु मिलकर के पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं। देखिए, जब रसायन के 3 से 10 अणु आपस में मिलकर के क्रिया करते हैं तो उसे हम ओलिगोसेकेराइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो पॉलीसेकेराइड है वो कार्बोज का ही जटिल पदार्थ है। यह वनस्पति जगत में पाया जाता है, लेकिन ये जो है कार्बोज पॉलीसेकेराइड ये जल में घुलनशील नहीं होता है, ठीक है। इसका भी कई प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से 5 प्रकार, जिसमें से स्टार्च पहले नंबर पे आता है। तो स्टार्च जो है वो किसमें पाया जाता है? तो स्टार्च गेहूं, चावल, बाजरा, रागी इत्यादि में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और अनाजों में ये 70 से 85% तक स्टार्च पाया जाता है। जैसे ये जो गेहूं, चावल, बाजरा है क्या है? अनाज है, और अनाजों में सबसे अधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है 70 से 85% तक, ठीक है। सब्जियों में 20 से 35% तक स्टार्च पाया जाता है। बीज वाली जो सब्जियां होती हैं उसमें 40% स्टार्च पाया जाता है। अब बीज वाली सब्जियां कौन कौन सी होती हैं? जैसे मटर हो गया, चना हो गया, ये सभी सब्जियों के ही अंतर्गत आती हैं। तो इन सबों में 40% स्टार्च पाया जाता है। इसका एक और है कि जिस भोज्य पदार्थ में पानी की मात्रा
ज़्यादा होगी उसमें स्टार्च कम होगा, लेकिन वहीं जिस भोज्य पदार्थ में पानी की मात्रा कम होगी उसमें स्टार्च उतना ही अधिक होगा। जैसे गेहूं में स्टार्च अधिक होगा, लेकिन वहीं पालक में स्टार्च कम होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, पानी बहुत होता है। चावल में स्टार्च अधिक होगा, लेकिन लौकी में स्टार्च कम होगा। चावल को पकाने के लिए बाहर से पानी ऐड करना पड़ता है, लेकिन लौकी को पकाने के लिए बाहर से पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से गेहूं, चावल, बाजरा, रागी इत्यादि में स्टार्च की मात्रा, मीठे की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है। स्टार्च जो है वो पाचन के लिए टाइलिन एंजाइम से मिल करके डेक्स्ट्रिन के रूप में आंत में क्या करता है, एमाइलेज मिल करके बनाता है और माल्टोज पर क्रिया करता है। ठीक है। जो स्टार्च है वो पाचन के लिए मतलब पचने के लिए क्या करता है, टाइलिन एंजाइम के साथ मिल करके डेक्स्ट्रिन के रूप में क्या करता है, एमाइलेज के साथ माल्टोज पर क्रिया करता है। और यही जो माल्टोज है वो हमें ऊर्जा प्राप्त करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, स्टार्च बदला, स्टार्च टाइलिन से मिलकर के कार्य किया और टाइलिन डेक्स्ट्रिन के रूप में आंत में जाके एमाइलेज पर कार्य किया और एमाइलेज माल्टोज पर क्रिया किया, तब जाकर के माल्टोज जो होता है वो हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये रहा स्टार्च का प्रोसेस। पॉलीसेकेराइड का अगला रूप है डेक्स्ट्रिन। ठीक है। डेक्स्ट्रिन चावल अथवा जो रोटी हम लोग पकाते हैं घरों में, तो उसमें क्या होता है कि जब भी हम रोटी अथवा चावल को जब पकाते हैं तो उसमें ब्राउन रंग की चित्तियां पड़ जाती हैं रोटी पे। ठीक है। वो एकदम वाइट नहीं रहता है, और वहीं अगर चावल नीचे पकड़ लेता है तो वो भी ब्राउन रंग का हो जाता है। इसी को हम डेक्स्ट्रिन कहते हैं, और डेक्स्ट्रिन के कारण ही चावल अथवा रोटी में मिठास भी आता है। ठीक है। तो ये क्या है, डेक्स्ट्रिन है। अंकुरित अनाजों में डेक्स्ट्रिन की मात्रा कम पाई जाती है। कॉर्न सिरप अथवा कॉर्न शुगर या फिर जो अंकुरित अनाज है उसमें क्या है कि डेक्स्ट्रिन की मात्रा कम पाई जाती है, लेकिन वही जो रोटी है, चावल है जिसमें चित्तियां पड़ी हुई हैं, केला है, और केले में भी क्या होता है, ज़्यादा पक जाता है तो वो ब्राउन हो जाता है, उसमें चित्तियां पड़ जाती हैं डेक्स्ट्रिन के ही कारण। तो इस प्रकार से ये डेक्स्ट्रिन हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, कार्य करता है। वो किसी भी भोज्य पदार्थ को और मीठा बनाने में और पौष्टिक बनाने में कार्य करता है। ठीक है। अगला देखेंगे ग्लाइकोजन। पॉलीसेकेराइड का अगला रूप है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन वनस्पति जगत में नहीं पाया जाता है। इसको प्राणिज कार्बोज भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्राणियों में पाया जाता है और ज्यादातर यह यकृत और मांसपेशियों में इकट्ठा होता है। जो ग्लाइकोजन है वो यकृत एवं मांसपेशियों में क्या होता है, इकट्ठा होता है। जैसे जो ग्लूकोज है वो रक्त में जाता है। ठीक है। और रक्त में क्या है, रक्त में जाकर के वो यकृत में पहुंचता है। यकृत में क्या होता है, ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। तो लगभग 550 तक ग्लाइकोजन का निर्माण उसमें होता है, जो कि 200 यकृत में जमा होते हैं और 350 तक मांसपेशियों में जमा होकर के रहते हैं ग्लाइकोजन। ठीक है। तो ये अंदर से उसका निर्माण होता है, बाहर से इसको लेने की प्रक्रिया नहीं है। ठीक है। और यह प्राणिज कार्बोज कहा जाता है। पॉलीसेकेराइड का अगला रूप है सेलुलोज। सेलुलोज को हम रफेज भी कहते हैं और यह अनाज के छिलकों से प्राप्त होता है। ठीक है। इसका जो पाचन है वो आसानी से नहीं हो पाता है और इसका जो पोषण मूल्य होता है वो भी बहुत कम होता है। ठीक है। तो ये जो रफेज है ये क्या करता है, हमारे शरीर में आंतों में क्रमानुकुंचन गति को बढ़ा देता है और पानी की मात्रा को भी ज़्यादा अवशोषित करता है। जब हम रफेज की मात्रा अधिक ले लेते हैं, सेलुलोज की मात्रा अपने पोषक आहार में ज़्यादा ले लेते हैं, तो हमें प्यास बार बार लगती है और क्या होता है कि पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है। जहाँ नॉर्मल 6 गिलास पानी की आवश्यकता होती है, वहीं 8 से 10 गिलास पानी की मांग हमारे शरीर में बढ़ जाती है। जब ज़्यादा सेलुलोज
प्राकृतिक आहार जो है वो हम ग्रहण कर लेते हैं। तो इसलिए जो सेलुलोज है इसकी ज़्यादा ज़रूरत पशुओं को पड़ती है, क्योंकि पशु जो है वो आसानी से पचा भी लेते हैं इसको और उनके स्वास्थ्य के लिए भी सही होता है, लेकिन मनुष्यों के लिए ये बहुत कम वैल्यूएबल होता है। ठीक है, अगला है हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज को पेंटोजन, हेक्सोजन, यूरोनेल अम्ल जो है वो हेमीसेलुलोज के ही अंतर आते हैं। जो पेंटोजन, हेक्सोजन, यूरेनल अम्ल है वो हेमीसेलुलोज के ही अंतर्गत आते हैं और यह जो है वो अनाज एवं दालों के छिलके के नीचे, यानी कि जो भी अनाज एवं दाल हम ग्रहण करते हैं उसकी दूसरी लेयर को हम हेमीसेलुलोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके छिलके के नीचे, जैसे मान लीजिए ये अनाज है तो इसका जो एक ऊपरी लेयर हटेगा तो हेमीसेलुलोज का हिस्सा आएगा, वही हिस्सा हेमीसेलुलोज का होता है। ठीक है, यह मनुष्यों के पाचन, ये भी जो है वो पाचन को आसानी से नहीं होने देता है, किसी भी खाद्य पदार्थ को आसानी से पचने नहीं देता है और जो हेमीसेलुलोज है उसका भी आसानी से पचता है। इसीलिए दाल को छिलके सहित नहीं खाया जाता है, बल्कि उसका अच्छे से छिलका उतार करके ही खाया जाता है। मटन की दाल भी, किसी भी प्रकार की जो दाल होती है उनको छिलका रहित करके ही खाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो हेमीसेलुलोज है वो कब्ज को दूर करने में सहायक होता है। जो व्यक्ति कब्ज का शिकार है उनको इसे खाने की हिदायत दी जाती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अवशोषित कर सके और क्या करे, उसका शरीर डिटॉक्सिफाई हो जाए और कब्ज उसका ठीक हो जाए। लेकिन जो व्यक्ति नॉर्मल है, सही है, उसके लिए ये नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो इसका भी जो पाचन होता है वो जानवरों में आसानी से हो जाता है, लेकिन प्राणी में थोड़ा कठिन है। पेक्टिन, ठीक है, पेक्टिन जो होता है वो फलों के छिलके में पाया जाता है और यह गूदेदार फलों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे सेब हुआ, आम हुआ, इन सभी फलों में बहुत ही अच्छे मात्रा में पेक्टिन पाया जाता है, सेब, आम, अमरूद, इन सबों में। ठीक है, इसका जो कैलोरी मूल्य होता है वो 0 के बराबर होता है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जेली बनाना है या फिर जैम बनाना है तो उसमें क्या किया जाता है कि आम, अमरूद या फिर सेब लिया जाता है तो उसको छिलके सहित काट लिया जाता है और जब उसको साइट्रिक एसिड और चीनी के साथ मिला करके पकाया जाता है तो वो जेली के रूप में जो उसका पेक्टिन निकलता है वो चिपचिपा टाइप का होता है, वो जम जाता है। तो जो पेक्टिन होता है वो हमारे शरीर में भी इसी प्रकार से काम करता है। वो जब हम छिलके सहित सेब, अमरूद, इन सब फलों को ग्रहण करते हैं तो वो हमारे एंजाइम के साथ मिल करके क्रिया करते हैं और उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, फिर वो हमारे पाचन तंत्र के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो कैलोरी है इसको मापा किस चीज़ से जाता है। तो जो हमारे शरीर में ऊर्जा का मापन यंत्र है उसे हम कैलोरी किलोग्राम कहते हैं। ठीक है, यानी कि पोषण विज्ञान में मापन को हम KCL यानी कि कैलोरी किलोग्राम से मापते हैं। ठीक है, और आधारीय चयापचय दर को हम बेंडिक्ट रॉथ के नामक जो मशीन है, कैलकुलेटर है, उससे हम नापते हैं। और ये जो मापन है KCL किलो कैलोरी ग्राम मापन यंत्र है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसके द्वारा नापते हैं, उसे हम बम्ब कैलोरी के नाम से जानते हैं और जो अप्रत्यक्ष होता है उसे हम ऑक्सी कैलोरी के नाम से जानते हैं, जो हमारे शरीर में व्यय हुई ऊर्जा को माप करके बताता है। ठीक है, तो जब हमारे शरीर में
जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसके आय और व्यय को मापता है, तो उसे हम कैलोरीमेट्री का नाम देते हैं। लेकिन जो हमारे शरीर में व्यय ऊर्जा को सिर्फ बताने का कार्य करता है उसे हम अल्ट्रावाटर रोसा बेनडिक्ट के नाम से जानते हैं। अब आएंगे कि कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में क्या कार्य है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है और प्रोटीन की बचत करता है। कैसे? क्योंकि जब हम अपने आहार में प्रोटीन का सेवन करते हैं तो हमारी भूख को बढ़ाता है, न कि घटाता है। लेकिन जब वही हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम इतना ही चावल खा लें तो हमारा पेट जल्दी भर जाता है, 2 ही रोटी खा लें तो पेट जल्दी, लेकिन जब वही सिर्फ दाल और दाल खाएं तो हमारी भूख कम नहीं होती है बल्कि बढ़ती है, लगता है कि कुछ खाया ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें ऊर्जा प्रदान करती है और प्रोटीन की बचत करती है, और विटामिन बी समूह के संश्लेषण में भी सहायक होती है, और यह वृद्धि एवं विकास में भी सहायक होती है, कैल्शियम के अवशोषण में भी सहायक होती है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करती है, और जो भी शरीर में हमारे विषाक्त पदार्थ है उनको कम करने का भी कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट, और यकृत को स्वस्थ बनाए रखने में कार्य करता है, नाड़ी संस्थान को भी स्वस्थ रखता है। कार्बोहाइड्रेट इस प्रकार से हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। यह वृद्धि एवं विकास में भी काफ़ी योगदान देता है। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट को हमने देखा कि कितने रूप में पाया जाता है और इसके क्या क्या कार्य होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉच।